आज हम बात करेंगे क्लास 6 के मंजरी के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है देश प्रेम। तो देश प्रेम से मतलब है कि देश के प्रति हमारी भावना, जो देश के प्रति हमारी भावना है उसको जागृत करके दिखाया है लेखक ने इसमें। तो पहले इसका परिचय जानेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में एक छोटे, सुंदर और खुशहाल देश जापान के विषय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जापानियों के रोम रोम में देशभक्ति भरी हुई होती है। वे देश के मान सम्मान के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। अब ये तो इसका परिचय हो गया कि इस कविता में जापान एक छोटा देश, इस पाठ में कहानी में कि जापान एक छोटा सा देश है और जो सुंदर और खुशहाल है। इसमें बताया गया कि जो देश प्रेम की भावना है वो जापानियों में कूट कूट कर भरी हुई है। वे देश के मान सम्मान के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं। अब आगे चलते हैं अध्याय पे। तो अध्याय में पढ़ेंगे इसको। तो पढ़ते हैं। जापान एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश भी इससे कोसों दूर हैं। इसे एशिया महाद्वीप की शान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। सुबह की सूर्य की प्रथम किरण जापान को स्पर्श करती है। तो आपको बता दें कि एक सामान्य अध्ययन के हिसाब से भी, क्योंकि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और सुबह की जो सूर्य की प्रथम किरणें होती हैं वो जापान में सबसे पहले स्पर्श होकर आती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो जापान के लोग, यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं। तो एक बता दें, ये दयालु और सहनशील होते हैं, पर ये देश का अपमान नहीं सह सकते। क्योंकि देखो, जब जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो वो अपने राष्ट्र का कभी अपमान नहीं चाहेगा। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो गौतम बुद्ध का धर्म है बौद्ध धर्म, तो इसके अनुयायी थे जापान के लोग। किसी विदेशी ने एक जापानी व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा ली, इस प्रकार ली। तो आप इसमें देख सकते हैं, विदेशी बोलता है आप किस धर्म को मानते हैं। तो जापानी व्यक्ति ने बोला हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर विदेशी ने बोला बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जापानी व्यक्ति ने बोला महात्मा बुद्ध। फिर विदेशी व्यक्ति फिर से पूछा महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है। तो जापानी व्यक्ति बोला कि हमें अपने बौद्ध धर्म के प्रति या महात्मा बुद्ध के प्रति भरपूर श्रद्धा है, कि हमें कोई द्वेष भाव या हीन भावना मन में पैदा नहीं है। भरपूर श्रद्धा से अपने धर्म को निभाते हैं। अब अगली बार पूछा विदेशी ने कि यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे। तो जापानी व्यक्ति ने कितना सुंदर उत्तर दिया, जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे, तो देखो उसने सही बात है कि जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो फिर वो। फिर उसने कहा देश हमारे लिए धर्म से भी बढ़कर है, धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि देश रहेगा तभी तो धर्म रहेगा। अगर देश ही नहीं रहेगा तो काय का धर्म बचेगा। तो इस आंसर को, इस उत्तर को सुनकर तो विदेशी व्यक्ति भौंचक्का रह गया। जापानियों के देश प्रेम को देखकर उसे ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये मुहावरा प्रयोग हुआ है, दांतों तले उंगली दबा ली। अब जापान में भूकंप आते रहते हैं। आपको बता दें अधिकतर जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जो प्लाई वाला बोर्ड होता है उसे कार्डबोर्ड कहा जाता है। तो कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों
को अंदर और बाहर से खूब सजा कर रखते हैं। तो इनकी एक विशेषता है कि जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से खूब सजा कर रखते हैं और वे घरों की साफ सफाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मानते हैं। वे अपने थैले में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। यदि यात्रा करते समय जब वो यात्रा करते हैं तो उस समय अगर बस की सीट फटी हो तो थोड़ी सी भी फटी दिख जाए तो वो तुरंत सुई धागा निकाल के उसे ठीक कर देते हैं। शायद इसलिए जापान देश की गणना विकसित देशों में की जाती है, क्योंकि वहाँ का व्यक्ति सचेत है और अपने कार्य के प्रति सजग रहता है, इसलिए जापान विकसित देशों में आता है। अब कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। देखो, कुछ छात्र घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, तो ट्रैवल यात्रा के लिए गए थे जापान में। तो उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में छात्र भारत लौटते समय, जापान की राजधानी होती है टोक्यो, तो टोक्यो पहुँचे। दिल्ली के लिए उनकी उड़ान का मतलब जो हवाई यात्रा थी वो शाम के 8 बजे थी। छात्रों ने सोचा क्यों ना आज फिर टोक्यो में कुछ समय घूमा जाए। तो गाइड जो उनके साथ एक गाइड रहता है तो गाइड ने कहा आजकल टोक्यो में एक पुस्तक मेला चल रहा है। तो सभी छात्र मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी। एक छात्र को पुस्तक पसंद आई जो कुछ पुरानी सी लग रही थी। तो देखिए, जो भी पुस्तक पसंद आई उसको, लेकिन वो पुरानी सी लग रही थी। अब उसने सोचा कि पुस्तक खरीदने पर कुछ छूट मिल जाएगी। वह पुस्तक लेकर उस पुस्तक विक्रेता के पास जाता है या पुस्तक विक्रेता के पास गया। पुस्तक विक्रेता ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो छात्र ने कहा कि वह भारत से आया है, तो इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। तो जब छात्र ने बताया कि हम भारत से आए हैं और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है, तो पुस्तक विक्रेता था जो, उसने कहा यह किताब अच्छी हालत में नहीं है, मैं इसे आपको बेचना तो दूर मुफ्त में भी नहीं दे सकता। तो वो कह रहा कि हम इसे बेच भी नहीं सकते हैं और आपको मुफ्त में भी नहीं दे सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए ज़रूर मंगवा सकता हूँ। तो देखो, वो अपने देश की आन बान शान बचाने के लिए वो उसे ख़राब चीज़ नहीं देना चाहता। वो कह रहा है देखो, मैं इसे आपको बेचना तो दूर, इसमें दूर लिखा है, मैं बेचना तो दूर मुफ्त में भी नहीं दे सकता। छात्र ने सोचा कि शायद पुस्तक विक्रेता ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, अतः उसने पुस्तक लेने में अनिच्छा प्रकट की। इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा, फिर इच्छा थी लेकिन उसका अनिच्छा प्रकट की। जब उसने फिर उसके बाद दुकानदार बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपको यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। देखो, दुकानदार ने बोला कि मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नौकर को पुस्तक लाने भेज दिया। 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आ गया। दुकानदार ने अच्छी तरह से जांच परख कर पुस्तक छात्र को दे दी। छात्र यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उसने दुकानदार से कहा, भाई तुम्हें यह पुस्तक मुझे उपहार में ही दे देनी थी, तो पहले वाली पुस्तक क्यों नहीं दी? वो कह रहा है कि आपको अगर उपहार में देनी थी, उपहार का मतलब कि दान में दिया है, तो जो पुस्तक दी है उपहार में, भेंट किया है आपने, तो वो पहले वाली पुस्तक थी, उसको ही दे देना था। इस पुस्तक लाने में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर दिया, इतना कष्ट क्यों किया? तो दुकानदार ने कहा, भाई तुम विदेशी हो। तो दुकानदार जापान का था, वो भारत देश का था, तो वो उसके लिए विदेशी हुआ। तो जब तुम अपने देश जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि जापान से क्या लाए हो।
तो तुम उन्हें यह पुरानी पुस्तक दिखाओगे। इसे देखकर लोग, जब पुरानी पुस्तक को देखेंगे लोग, तो तुम्हें वह पुरानी पुस्तक दिखाओगे। इसे देखकर लोग सोचेंगे कि शायद जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तकें मिलती होंगी। आपके भारत में लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर मेरे देश को ज़रूर जानते हैं। मेरे थोड़े से लालच से मेरे देश की बदनामी हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। दुकानदार के देश प्रेम को देखकर लड़का आश्चर्यचकित रह गया, अद्भुत रह गया। बच्चों, कोई भी देश तुच्छ या महान नहीं होता, वहाँ के रहने वाले लोग उसे तुच्छ या महान बनाते हैं। जब देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका देश स्वर्ग समान बन जाता है। तो यह बता दें कि देखो, उस जापानी व्यक्ति ने अपने देश के प्रति कितनी अच्छी देश राष्ट्रीय भावना जागृत की कि देखो, अपने देश के बारे में सोचता। अगर वो लालच करता तो देखो, वो उस किताब को बेच भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहेगा उपहार में दी गई चीज़, तो वो कहेंगे कि जापान में तो ऐसी ही पुस्तक, तो हमारे देश की बदनामी होती है। इसलिए देखो, उसने अपने देश की मर्यादा रखते हुए दूसरे बुक को अरेंजमेंट करा दिया तुरंत और उसे दे दी, उपहार में दी। तो देखो, अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति जागृत होना चाहिए। अब इससे हमें मोरल क्या मिलता है कि देश प्रेम और राष्ट्रीय संपत्ति के लिए हमेशा प्रेरित रहें या किसी को प्रेरित करें, क्योंकि राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए हर समय प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि जो राष्ट्रीय संपत्ति है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा इसे? आम आदमी ही तो देश की इज्जत को बचाता है। आम आदमी तो इसे तुच्छ महान बनाता है हमेशा। तो जो देश की संपत्ति है, इसे भी बचाना है। अब इसके आगे चलते हैं तो सही के उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जापान को किसका देश कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापानी लोग स्वभाव में कैसे होते हैं? मेहनती और ईमानदार होते हैं। तो दोनों हो जाएगा। जापानी लोग के धर्म से बड़ा है, तो उनके धर्म से बड़ा है उनके लिए देश। तो धर्म से बड़ा है उनके लिए देश। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। बड़े बड़े देश भी जापान से कोसों दूर हैं। तो जापान से इसलिए कोसों दूर हैं क्योंकि जापान तो एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी उन्नति, जो इसने प्रगति की है, इसने जो विकास किया है और इसकी खुशहाली है जो इस देश में, इससे बहुत से देश कोसों दूर हैं। जापानी लोग की विशेषता बताइए। तो जापानी लोग, पहली बात, यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं और मेहनती भी होते हैं। इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं। ये देश का अपमान नहीं सह सकते हैं। और यहाँ के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। अपने देश को स्वर्ग समान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें जब अपने देश को स्वर्ग समान बनाने के लिए हमें देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो देश स्वर्ग के समान बन जाता है। तो जब देशवासियों में देश के प्रति जब प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उनका देश स्वर्ग के समान बन जाता है। तो इससे हम अपने देश को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। आगे है, जापान को एशिया महाद्वीप की शान कहना उचित है, क्यों? जापान को एशिया की शान कहना इसलिए उचित होता है क्योंकि देखो, सबसे पहले तो ये उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और इसमें सूर्य की किरण सबसे पहले जापान को ही स्पर्श करती है। और कहें तो सबसे ज़्यादा तकनीकी जापानी में है, इसलिए
एशिया महाद्वीप की शान कहना उचित होता है जापान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास और विकासशील, विकसित और विकासशील दोनों हैं इसमें, और खुशहाली और उन्नत इसमें भी है, और यह उगते हुए सूर्य का देश भी है, तो इसलिए इसे एशिया का महाद्वीप की शान कहना उचित है। अगला है, जापानी लोग किसे अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। तो जापानी लोग सबसे पहला कर्तव्य उनका यह होता है कि वो अपने देश की या अपने देश की जो देश प्रेम भावना है उसका जो देश की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और उसकी देखभाल करें, वह अपना सबसे पहला कर्तव्य समझते हैं। जो उनका जो देश की संपत्ति है और उसकी देखभाल करना जापानी लोग अपना पहला कर्तव्य मानते हैं। जो देश की महानता है और जो देश की संपत्ति है उसकी सुरक्षा और देखभाल करना जापानियों का सबसे पहला कर्तव्य होता है। ये आपका हो गया, तो कर्तव्य मानते हैं। अब विदेशी व्यक्ति भौंचक्का क्यों रह गया? विदेशी व्यक्ति इसलिए भौंचक्का रह गया कि विदेशी व्यक्ति ने जब पूछा कि यदि आपके देश पर कोई आक्रमण कर दे, जो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे? तो जापानी व्यक्ति ने कहा, जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। देश हमारे लिए, तो उसने अपने जो राष्ट्र है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है, महत्व दिया है, धर्म से बड़ा। तो उसने क्या कहा, देश हमारे लिए धर्म से भी बड़ा है। तो धर्म तो बाद में है, पहले देश है। अगर देश रहेगा तो धर्म भी बन सकता है, इसलिए विदेशी व्यक्ति उसका उत्तर सुनकर भौंचक्का रह गया। पुस्तक विक्रेता ने छात्र को पुरानी पुस्तक क्यों नहीं दी? तो पुस्तक विक्रेता ने छात्र को पुरानी पुस्तक इसलिए नहीं दी क्योंकि वह पुस्तक उसे उपहार में देना चाहता था, और उपहार में वह पुस्तक देता तो अगर पुरानी पुस्तक दे देता तो उसके राष्ट्र की जो राष्ट्र की इज्जत है, जो शान है, आन शान है उसकी, वो कम हो जाती। इसलिए तो पुस्तक विक्रेता ने कहा कि भाई तुम विदेशी हो, जब तुम अपने देश जाओगे तो तुमसे लोग पूछेंगे कि जापान से क्या लाए हो, तो तुम उन्हें पुरानी पुस्तक दिखाओगे तो वो ऐसे ही जापान के बारे में सोचेंगे। तो वो सोचते होंगे कि ऐसी पुरानी पुस्तकें मिलती होंगी, ऐसा कोई देश होगा। तो आपके भारत के लोग उस व्यक्ति को तो नहीं जानते लेकिन उसको देश को जानते हैं। तो वो कहता है कि हमारी थोड़ी सी लालच की वजह से हमारे देश की बदनामी हो सकती है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए पुस्तक विक्रेता ने छात्र को पुरानी पुस्तक नहीं दी। कोई देश कब स्वर्ग जैसा बन जाता है? कोई देश जब स्वर्ग बन जाता है जब वहाँ के देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उनका देश स्वर्ग के समान बन जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो जापान एक छोटा देश है, सत्य बात है। जापान के लोग मेहनती और ईमानदारी होते हैं, सत्य है। अधिकांश जापानी जैन धर्म के अनुयायी हैं, यह सत्य है। जापानी लोग सुंदरता की कद्र नहीं करते, यह सत्य है। हमारे अच्छे बुरे कार्यों द्वारा ही हम देश की महान या तुच्छ बनता है। तो जो हमारा कार्य होता है उन्हीं के द्वारा देश महान और तुच्छ बनता है, सही बात है। तो मैंने आपको ये लिख के बता दिया, पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा सत्य है और आखिरी वाला सत्य है। अब है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को भरिए। तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, तो यहाँ भरा जाएगा उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है, तो यहाँ विकसित भरा जाएगा।
हमारे देश हमारे लिए धर्म से भी बड़ा है। तो अभी अभी पढ़ाया कि धर्म से बड़ा है देश। लड़का यह सब देखकर हैरान था। जो लड़का ने जो सब देखा उसको देखकर हैरान था। मैं अपने देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो अपमान भरा जाएगा, हमने आपको भर के बता दिया। आगे चलते हैं। जो कार्य करता है, अब भाषा के ज्ञान की बात करते हैं आगे। तो भाषा के ज्ञान की बात करेंगे। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिस पर कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब पहला उदाहरण है, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो श्री कृष्ण कर्ता हो गए, कृष्ण के मारने पर प्रभाव कंस पर पड़ा तो वो कर्म हो गया। तो कर्म है और कर्म है, कर्ता है और कर्म है। दूसरे वाक्य में पुस्तक देने का काम करने वाला, पुस्तक दुकानदार ने पुस्तक दी तो दुकानदार कर्ता हो गया इसका, और पुस्तक इसका कर्म हो गई। अब नीचे दिए गए कर्ता पर गोला लगाइए और कर्म के नीचे रेखा खींचिए। तो अब आप इसमें देख सकते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, प्रज्ञा ने आम खाया तो प्रज्ञा इसका कर्ता हो गई और आम इसका कर्म हो गया। इसमें बच्चे कर्ता हो गए, नाव इसमें कर्म हो गया। श्री राम ने तो श्री राम इसमें कर्ता हो गया और रावण को मारा तो एक कर्म हो गया रावण। आगे है धोबन ने, तो धोबन ने जो कपड़े धोए हैं, धोबन एक कर्ता है और कपड़े धोना उसका कर्म है। मधुर ने गेंद को उठाया तो मधुर इसका कर्ता है और गेंद को उठाना एक कर्म हो गया। अब है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उदय का अस्त होता है, उन्नति का अवनति विलोम शब्द होता है, देश प्रेमी का देशद्रोही होता है, तुच्छ का महान होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, प्रेम का घृणा होता है। ये आपको हमने बता दिए। उदय का अस्त, उन्नति का अवनति, देश प्रेमी का देशद्रोही, तुच्छ का महान, इच्छा का अनिच्छा, प्रेम का घृणा। अब आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यांशों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है छोटी सी कार। तो इसे वाक्य प्रयोग में लाना है। तो मोहन के पास छोटी सी कार है। अब बड़ा सा घर, तो इसका भी वाक्य प्रयोग करना है। राम का बड़ा सा घर है, तो ये भी हो गया। अब है छोटी सी नाव। तो बच्चे ने छोटी सी नाव बनाई, ये भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि केवट ने एक छोटी सी नाव बनाई। अब है बड़ी सी हवेली। तो राजा की बड़ी सी हवेली है, ये भी हो सकता। अब अगला है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी लिखना है। समानार्थी का मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले। तो जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें समानार्थी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो राष्ट्र का होगा कौम, मुल्क। प्रेम का होगा प्रीति, प्यार या प्रीत। आक्रमण का हमला या चढ़ाई। अब उन्नति का प्रगति, विकास, तरक्की। कष्ट का होगा तकलीफ या पीड़ा। पुरानी का होगा प्राचीन। तो आपको बता रहे हैं समानार्थी शब्द हमने आपको बता दिए। राष्ट्र का होता है कौम और मुल्क। प्रेम का होता है प्रीति और प्यार। आक्रमण का होता है हमला या चढ़ाई। उन्नति का होता है प्रगति, विकास, तरक्की। कष्ट का होता है तकलीफ और पीड़ा। पुरानी का होता है प्राचीन। ये आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है
और आपको ये ज़रूर फेयर कॉपी पे करना है। बार बार कहने के बाद किसी का वर्क नहीं आ रहा है तो आप बार बार सुनने के बावजूद भी चुप रहें, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको एक काम अपनी फेयर कॉपी पे ज़रूर करना है। ये आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।